महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जनवरी में युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से ये गाजा में अब तक का सबसे भीषण हमला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण उन्होंने हमले का आदेश दिया। जिस तरह से इजरायल ने इस बार गाजा पर हमला किया उससे कुछ सवाल है। सवाल ये है कि क्या इस बार नेतन्याहू गाजा का नामो निशान मिटाकर मानेगा? क्या इस बार खुल्लम खुल्ला ट्रंप का बैकअप इजरायल को मिल रहा है? आज इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे के सवालों पर उनके जवाबों पर नजर डालेंगे, साथ ही इस पर चर्चा भी करेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ। सर्वे का पहला सवाल, गाजा में इजरायल के एयर स्ट्राइक से लगभग 250 लोगों की मौत हुई। क्या इसे नेतन्याहू का नरसंहार माना जाए? इसमें 72% लोगों का कहना है कि हाँ, ये नरसंहार ही है। वहीं 22% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 6% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, उस सवाल पर भी नजर डालेंगे। गाजा में ताबड़तोड़ हमले करके नेतन्याहू क्या चाहते हैं आखिरकार? गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं 35% लोगों का ये कहना है। 52% लोगों का कहना है कि हमास को झुकाना चाहते हैं। तो वहीं 13% लोगों का कहना है कि ट्रंप को गाजा गिफ्ट करना चाहते हैं। सोचिए, ये जो एक तीसरा ऑप्शन है कि ट्रंप को गाजा गिफ्ट करना चाहते हैं, और इस पर 13% लोगों ने हामी भरी है। बहुत से सवाल अब इस एक बार फिर से हुए अटैक को लेकर, इस सीज फायर के उल्लंघन को लेकर सवाल अब उत्पन्न होने लगे हैं, और आखिरकार ये जंग जो है वो कब यहाँ पर समाप्त होगी, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, आप ही से सवाल, आखिरकार एक बार फिर से यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, एक बार फिर एयर स्ट्राइक हुई, जंग का अंत आखिर कब? देखिए, एक बार फिर जंग छिड़ गया है और स्ट्राइक हुई है। और जब स्ट्राइक हुई है तो इजराइल ने स्ट्राइक जो की है वो उनके टारगेट्स के ऊपर करी है। अगर टारगेट्स कवर करी है और अगर सिविलियंस पे अटैक करते हैं तो गलत है। सिविलियन पर, मिलिट्री पर करते हैं ठीक है, पर अगर सिविलियन साथ में मरते हैं वो कोलैटरल डैमेज है, क्योंकि टारगेट के साथ में सिविलियंस नहीं होने चाहिए। अगर आप मिलिट्री को सिविल के अंदर रखेंगे तो मैं जब अटैक कर रहा हूं तो सिविल हलाक होगा। अगर मेरा इंटेंशन सिर्फ सिविल को अटैक करना है वो जेनोसाइड कहलाएगा। पर अगर मैं सिर्फ मिलिट्री पर अटैक कर रहा हूं और सिविलियन साथ में मर रहे हैं, इसका मतलब कोलैटरल डैमेज है। पर जिनीवा कन्वेंशन ये भी मानता है ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत कि अगर मिलिट्री कमांडर उस समय अपना डायरेक्शन बदल सकता है अटैक का, या टाइमिंग बदल सकता है ताकि सिविलियंस का हलाक कम हो, वो उसे करना चाहिए। पर अगर कर सकता है तो कोई बाध्य नहीं होता। अगर मेरे को चांस मिलता है, और मैंने 1971 वॉर में देखा है जब हम अटैक कर रहे थे टैंक ट्रेन के ऊपर, तो अगर वहां पे एक ट्रेन थी जो उलट गई थी दूसरी, हमने टाइमिंग चेंज किया और डायरेक्शन चेंज किया, और हमने सिविलियंस को हलाक नहीं होने दिया। क्या कर सकते हैं, करेंगे। पर अगर ये कहना कि सिविलियन हलाक होता है और जेनोसाइड है, ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब ये जो एयर स्ट्राइक किए गए हैं, अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक जो है वो माना जा रहा है 2 महीने के बाद, और ऐसे में काफ़ी खासा नुकसान जो है उसकी भी आशंका इसमें जताई जा रही है। काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी इसमें गंवा दी है। ऐसे में कई सवाल अब उत्पन्न हो रहे हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि युद्ध विराम में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया एयर स्ट्राइक का। क्या संदेश इससे देना चाह रहे हैं? हमास जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है, लेकिन हमास जो है जब वक्त मिलता है उस वक्त वो भी अपनी ताकत बटोरने लग जाता है। हाँ बिल्कुल पिंकी, मैं आपको एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है, ये बात मैं आज से 2 महीने पहले आपके चैनल पे कह चुका हूं, नेतन्याहू का या इजराइल का उद्देश्य सब तमाम बंधकों के छूटने के बाद समाप्त नहीं होगा।
इजराइल ने जो लड़ाई शुरू करी है, उनका मिलिट्री एम उस लड़ाई का था हमास को खत्म करना। और ये बात आप मान लें, कोई भी प्रोग्रेस किसी भी डायरेक्शन में हमास इजराइल और गाजा में होती रहे, जब तक गाजा को इजराइल पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध रुकने वाला है। अब पूरी तरह से समाप्त करने का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से समाप्त करने का अर्थ ये होता है कि आप उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, देश पे नहीं, ये हमला फलस्तीन पर नहीं है, ये हमला हमास पर है, तो उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी लीडरशिप को और उसके लड़ने के जो उसकी काबिलियत है उसको इतना कम कर दें कि आने वाले 20-50 साल तक वो मुंह ना उठा सके। तो जब तक ये उनको नहीं पता, ये उनको ये कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि ये हो गया है, तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, पिंकी, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, जो ये होता है कि ये गाजा की बदकिस्मती कहें या उनका दुर्भाग्य कहें कि जितनी भी एड वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड आती है या किसी भी प्रकार की मदद, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से आ रही है या मिडिल ईस्ट से कहीं से भी आ रही है, वो तमाम मदद को हमास वाले लोग अपनी सामरिक शक्ति, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगा देते हैं। आपको मैं बताऊं, यहां तक कि आप देखेंगे कुछ पाइपलाइंस वाटर सप्लाई के लिए आई थी, उन पाइपलाइंस से उनको मॉडिफाई करके उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स बनाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वस्तु चीज है, और यही वजह थी कि जो एड आ रही थी, उस एड के साथ असला आ रहा था, हथियार, गोला बारूद आ रहे थे। और ये जो सीज फायर का पीरियड है, इस सीज फायर के पीरियड को हमास ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत बढ़ाने में, अपने जो रिप्लेनिशमेंट, रिफर्बिशमेंट, अपने वेपन्स और इक्विपमेंट का एक चीज और, प्रिंकी, एक चीज और मैं बताऊंगा, प्लीज गिव मी 1 more minute। और तीसरी बात यह है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, और कहीं ना कहीं उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का पता लगा था कि आने वाले कुछ दिनों में गाजा से एक मेजर स्ट्राइक हमास का शायद इजराइल के बीच में, सदर्न इजराइल में होने वाला है। तो उस स्ट्राइक को प्रीएम्प्ट करके इजराइल ने गाजा के ऊपर हमला किया है, पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, और जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी ये देखा गया है कि जब जब मौका मिलता है तब तब हमास जो है वो अपने कहीं ना कहीं ताकत को जुटाना शुरू कर देता है। बड़ा नुकसान झेला, उसके बाद फिर से मौका मिला, ताकत जुटाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो नेतन्याहू ने कदम उठाया और ये बड़ा स्टेप लिया, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ ताकत बटोर के एक बार खड़ा हो पाता, उसको फिर से धराशाही कर दिया है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। कई सवाल अभी हैं, लेकिन सर्वे के सवाल सबसे पहले। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या नेतन्याहू को ट्रंप का खुला समर्थन मिल रहा है? इसमें 77% लोगों का कहना है कि हाँ, ये खुला समर्थन मिल रहा है। 19% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल, क्या हमास को नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? इसमें 61% लोगों का कहना है कि हाँ, वो पूरी तरह से इसे खत्म कर देंगे। तो वहीं 37% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। 2% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। प्रफुल्ल सर, जिस तरीके से आपने भी अनुज सर को सुना कि कैसे यहाँ पर पहले से ये अंदाजा जो है वो लगाया जा चुका था नेतन्याहू की तरफ से कि एक बड़ा अटैक जो है उधर से हो सकता है, जो समय मिला है उस समय में उस अटैक की तैयारी कर ली गई है, उससे पहले ही यहाँ पर एक बड़ा अटैक कर दिया है ताकि उभर ही ना पाए हमास। ऐसे में अब सवाल जो हैं वो यही उठ रहा है, क्योंकि इसी बीच एक हल्की फुल्की खबर ये भी चल रही है कि इस एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका में भी एक फोन की घंटी जो है वो सुनाई दी थी। तो इसमें ट्रंप का रोल आप बताइएगा जरा कि किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये जो एयर स्ट्राइक है, ये इन्होंने जो नॉर्मल किया है वो अपनी तरफ से बड़ा लीगल एयर स्ट्राइक किया है। ट्रंप की समर्थन पूरा है उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है, और ट्रंप की समर्थन ही नहीं है। यहां तक कि ट्रंप तो वेट कर रहा है कि अब हुतीस के ऊपर और बाकी के जिसको वार्निंग दे चुके हैं उनके ऊपर, यह हमास ही है, अभी तो हुतीस की बारी आएगी, उनके ऊपर भी हमला होगा। तो पूरा का पूरा ट्रंप को समर्थन भी है। ट्रंप इसका इजराइल को पूरा मदद भी करेगा, जहां मदद की जरूरत होगी जरूर करेगा। ये आप मान के चलिए कि ये जो डिसाइड कर लिया गया था, जो जब लड़ाई शुरू की गई थी, करी थी हमास से, हमास को पता था। अभी तो ईरान का नाम नहीं आया है,
ईरान तो पूरा ये जो आपको तो जो सीज फायर का टाइम मिला था, ईरान ने उनको पूरा रिप्लेनिश किया है और उसके पीछे चाइना का हाथ है। तो ये आप बिल्कुल ठीक ठाक आप मान लीजिए कि ये चाइना और इजराइल का हाथ है जो हमास को फिर से ताकतवर बनाएंगे। पर इस समय ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है और इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि हम हमास को खत्म करेंगे। मैं आपको कहता हूं हमास खत्म नहीं होगा। हमास एक आइडिया है। हमास 6 महीने के लिए रुक जाएगा, हमास 1 साल के लिए चला जाएगा, पर हमास खत्म नहीं होगा। हमास इसलिए खत्म नहीं होगा कि जो हमास के खत्म होने से जो रेडिकल इस्लाम नहीं खत्म हो जाएगा, उनको कहीं और से ताकत आएगी, उनके लिए कहीं और से उनको सप्लाई आएगी। इस इस्लामिक वर्ल्ड उनको सप्लाई कर रहा है और जितने इस्लामिक कंट्रीज जो लिप सर्विस दे रहे हैं अमेरिका को इत्यादि कि हम आपके साथ हैं, समर्थन है, वो इंटरनल सप्लाई कर रहे हैं। सारा का सारा उनको फाइनेंस आ रहा है, हर जगह आ रहा है। ये हिंदुस्तान से लेके गाजा तक एक ही स्टोरी है। जो कश्मीर में हो रहा है वो वहां हो रहा है। ये मत सोच लीजिए कि कोई नई चीज हो रही है वहां पर। तो ये इसको ट्रंप खत्म नहीं कर पाएंगे चाहे जितना भी जोर लगा लें, क्योंकि ये एक रिलीजियस आइडिया है जिसको कि रेडिकल इस्लामिक वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। उसको नहीं खत्म कर सकते। वो पूरे यूरोप में फैल गया है, वो हर जगह फैल रहा है। और आप मेरे को इस बात को मान के चलिए, ये 2000 साल पुरानी लड़ाई है। ये अभी की लड़ाई नहीं है। ये वॉर ऑफ क्रूसेड्स है जिसको हम बोलना नहीं चाहते। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी एंड द रेस्ट, ये वो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अक्टूबर 7 2023 में शुरू हुई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो पुरानी लड़ाई चलती आ है उसी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से प्रफुल्ल सर ने कहा है, अनुज सर, कि यहाँ पर ये जो लड़ाई है इसका अंत नहीं है, यानी कि पूरी कोशिश हमास को खत्म करने की जाएगी यहाँ नेतन्याहू की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन हमास खत्म होगा नहीं। उसको दबाया जा सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, लेकिन उसका सफाया नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हमास को रसद हथियार कहाँ से मिल रहे हैं। इसमें खुद प्रफुल्ल सर ने भी बताया है कि किस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, क्या सहायता यहाँ पर मिल रही है। जरा इसको विस्तार से अनुज जी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के सामने आप एक बार बताइएगा, ये जो सप्लाई हो रही है, ये जो ताकत एक पीछे से मिल रही है, ये कैसे? पिंकी देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ बताता हूं कि ये जो ताकत इनके पास, जो हथियार, गोला बारूद आ रहा है, आप देखेंगे कि इनका डायरेक्ट जो लैंड कम्युनिकेशन है वो सिर्फ लेबनान और इजिप्ट के साथ है। इनके पास ईरान से डायरेक्ट हथियार आ नहीं सकता। जो सप्लाई रीसप्लाई आ रही है, या तो वो समुद्री मार्ग से आएगी, या फिर इनकी जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन एड्स आ रही हैं उनमें मिला करके ये सप्लाई, उनको रीसप्लाई किया जाएगा। देखिए यही अंतर था क्या कहते हैं हिजबुल्लाह में और हमास में, क्योंकि हमास का डायरेक्ट रिप्लेनिशमेंट, डायरेक्ट रीसप्लाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी जो रीसप्लाई हो रही है उसके लिए वो मेनली ईरान और चीन, बिल्कुल सही प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा कि ईरान और चीन इसके अंदर शामिल हैं, और वो लोग किसी ना किसी गाइज में यहाँ पर समुद्री रास्ते से या उनके साथ जो रसद आ रही है उसके साथ मिला करके भेज रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपको पिंकी थोड़ी देर पहले भी समझाने का प्रयास कर रहा था, कम हो नहीं सकता कुछ भी आइडियोलॉजी है, लेकिन इसको खत्म करने की परिभाषा होती है, और वो परिभाषा ये है कि इनके लड़ने की शक्ति और इनके लड़ने की इच्छा शक्ति दोनों इस कदर डैमेज कर दी जाएं कि वो आने वाले 15, 20, 25 साल तक अपना सिर ना उठा सकें। आप देखिए किस प्रकार से आज अलकायदा कहां है, उसको इतना डैमेज, तो ये बाद में दोबारा होगा। लेकिन फिलहाल जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि अगर इनके पास इनको इसी प्रकार से ब्लॉक करके और इनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जाएगा, तो इस हमास को इस कदर इस एरिया में, ये भी नहीं होगा यहां से निकल के कहीं और जा सकता है। आप देख रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, अब बांग्लादेश में उनकी प्रेजेंस नजर आ रही है कहीं ना कहीं, तो कहीं तितर बितर होंगे, उनको आप ऐसे नहीं खत्म कर सकते। लेकिन उनको गाजा में इजराइल पर हमला करने की ताकत इतनी कम कर दी जाएगी कि वो आने वाले 30, 40, 50 साल तक कुछ कर नहीं पाएंगे। और अब जो ये हमला किया गया है उसका मैं बता दूं, मकसद मेन यही है कि किसी भी तरीके से
हमास के पास रीसप्लाईज रिप्लेनिशमेंट्स ना पहुंच पाए, और अगर रीसप्लाईज रिप्लेनिशमेंट्स उनके रोक दिए गए और हवाई रास्तों से हमला किया गया और उसको सप्लीमेंट करा ग्राउंड अटैक्स के साथ, क्योंकि ये बहुत छोटी स्ट्रिप है। तो इजराइल की सेना ऑलरेडी, आप देखें कि ऑलरेडी इजराइल की सेना गाजा स्ट्रिप में मौजूद है। हालांकि कुछ आउट करके नॉर्दर्न एरियाज में उन्होंने कुछ ट्रूप्स को भेजा था, लेकिन ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं। और कॉम्बिनेशन एयर स्ट्राइक्स का, ये ग्राउंड ऑफेंसिव्स का, ये करके इनके लीडर को, अभी 5 लीडर आपको पता है हम लोगों को, 5 बड़े हमास के लीडर मारे जा चुके हैं। अगर लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो आप समझ लें कि हमास की कमर टूट जाएगी। तो उनका मकसद यह है कि लीडरशिप को खत्म करें, उनकी लड़ने की शक्ति और इच्छा शक्ति को बिल्कुल अनुज कम से जी, कम करें। बिल्कुल अनुज सर, और इसी तरीके से अटैक जो है वो किया भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रीढ़ की हड्डी है इसी को तोड़ा जाए ताकि दोबारा से यहाँ पर ये सिर उठा ना पाए, और इसी दिशा में काम होता भी नजर आ रहा है। बख्शी सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, गाजा पट्टी के जो रूट है उन पर फिलहाल कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, आपने कहा कि अभी ये चलेगा युद्ध, क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई भी मध्यस्थता कराए उसका असर होने वाला नहीं है, युद्ध चलेगा, तो आने वाले वक्त पर उसका कितना इम्पैक्ट रूट पर पड़ने वाला है, और अभी फिलहाल क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि गाजा बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ये पर गाजा की लड़ाई कब से चल रही है मुझे अच्छी तरह पता है। 1950s में मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर यहाँ गए थे। गाजा की लड़ाई कब से चल रही है, वो रुक जाती है फिर आ जाती है, फिर रुक जाती है फिर आ जाती है। बीच में 4-5 साल 6 साल रुक गई थी, क्योंकि इजराइल ने अपना रवैया चेंज कर दिया था और उनको ऑटोनॉमी दे दी थी। वो दूसरी बात है, वो 6 साल बाद फिर उभरा है, उन्होंने धोखा दे दिया। अभी हम इनको रोक सकते हैं, रोक देंगे। इजराइल पर कब्जा कर लेगा, हमास का पूरा गाजा के ऊपर कब्जा कर लेगा, वो अपनी जगह शिफ्ट कर लेंगे, जगह सिर्फ शिफ्ट करेंगे सिर्फ, पर नहीं जाएंगे इस मिडिल ईस्ट के इधर लेफ्ट से राइट से हुतीस के साथ मिल जाएंगे, कुछ होगा, ये नहीं जाएंगे। और इजराइल को दूसरी तरीके से और अमेरिका को दूसरी तरफ से हमला करेंगे। तो अभी आप मत सोचिए कि ये हद तक खत्म हो जाएगा। मैं जनरल माथुर साहब की बात से पूरा वाकिफ हूं और पूरा एग्री करता हूं, पर मैं इसमें ये एडमेंडमेंट ये ऐड करना चाहता हूं कि ये इसको आप 2-3 साल मैक्सिमम करेंगे। 6 साल रुक गई थी, ये बिल्कुल उसका नाम नहीं आ रहा था, फिर स्टार्ट हो गई। तो ये ऐसा है, ये आके रहेगी, आप उसको रोकेंगे फिर आएगी, पर ये दूसरा रूप ले लेगी, कहीं और से निकलेगी। और जैसे अभी खुद जनरल साहब नैरेटिव कर रहे थे, इनका असर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इनका असर बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। तो ये चलते रहेंगे, इनका काम होता रहेगा। इनको कोई ये ऐसा कुछ नहीं है। पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम जो है वो और दूसरा रूप ले लेगी। आप ये मत सोचिए, उनको बहुत रसद मिल रही है और बहुत उनको क्या कहते हैं, हेल्प मिल रही है, और किसी तरीके से आप इनको रोक नहीं सकेंगे। हाँ, जरूर कुछ टाइम के लिए ये दबाए जा सकते हैं, मैं इस बात से वाकिफ हूं। पर दूसरी बात ये है कि हमको ये देखना है कि भारत का ट्रेड जो INEC के द्वारा होने वाला है, वहां पे हमारे पे क्या क्या असर पड़ेगा। इनकी तो लड़ाई चलती रहेगी, पर क्या ये इतने न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कि वो बिल्कुल किसी चीज पे असर नहीं कर पाएंगे? ये भी गलत है। ये करते रहेंगे, क्योंकि अभी हुतीज वहां पे पहुंचे हैं, ये अपना रवैया चेंज कर देंगे। अब जो इजिप्ट में जो ऑपोजिशन जो पैदा हो रही है और उनका समर्थन पैदा हो रहा है, वहां से देखिए अब क्या स्टार्ट हो जाता है, स्वेज के एरिया में स्टार्ट कर देंगे ये। तो ये आप इनका एरिया चलता रहेगा, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिकन वर्ल्ड है, उसको ऊपर हमले होते रहेंगे, उनका रूप चेंज होता रहेगा, टाइमिंग चेंज होता रहेगा। वक्त के हिसाब से, जिस तरीके से बख्शी सर आप यही कह रहे हैं कि वक्त के हिसाब से जो है चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन ये युद्ध जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता आया है, और उस वक्त से लेकर अब तक में भी चीजें बदली, लेकिन युद्ध उसी तरीके से चलता जा रहा है और आगे भी ये ऐसे ही चलता जाएगा। हालांकि अनुज सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब आए सत्ता में, तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि अब जियोपॉलिटिकल संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं उस पर कहीं से भी सहमति जरूर बन जाएगी। जो चारों तरफ इस वक्त हालात जो है वो दुनिया में देखे जा रहे हैं, जंग के अलग अलग जगह पर, इस जियोपॉलिटिकल संघर्ष में कहीं ना कहीं एक लगाम जो है वो लग जाएगी, कुछ सहमति जो है वो बन जाएगी, लेकिन ऐसा होता यहाँ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। पिंकी, देखिए, ये बात उस समय भी इसमें डिबेट्स हुई थी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए, तो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि मैं शांति करवा दूंगा,
और दूसरी तरफ उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, मैं कनाडा को अपना 50वां राज्य बना लूंगा, मैं पनामा कनाल को ले लूंगा, मैं मैक्सिको को खा जाऊंगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको को मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलना शुरू कर देंगे। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का शांति बहाली का कोई मुझे लगता नहीं है प्रयास था। उनका क्या हुआ है, देखिए जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, उनका जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ करता था वो अटलांटिक ओशन में और यूरोप में था। आज वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां से शिफ्ट होकर के इंडो पैसिफिक में आ गया है, और इंडो पैसिफिक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया है। इसीलिए अमेरिका की प्रायोरिटीज जो हैं वो मिडिल ईस्ट में और इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रही हैं। आप ये देखेंगे उन्होंने जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहां से जर्मनी से ट्रूप्स को हटा लेंगे, वो कह रहे हैं हम जर्मनी से ट्रूप्स को रिलोकेट कर देंगे हंगरी में, क्योंकि हंगरी उनकी भाषा बोल रहा है, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से रूस को ईरान से दूर रखा जा सके, रूस के साथ हाथ मिला करके उनको दूर रखा जा सके, ताकि वो मिडिल ईस्ट में अपना जो उनका मकसद है उसको सीधा कर सकें। उनका एक एम ये भी है कि मिडिल ईस्टर्न जो रीजन है उससे चाइना को बाहर रखा जाए। वो तमाम चीजें करने के लिए उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन यूक्रेन यूरोप से शिफ्ट होकर के और मिडिल ईस्ट और साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि उन्होंने जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास इस बात का नहीं कर रहे थे कि पूरी दुनिया में शांति हो जाए। उनका प्रयास ये था कि जहां पर अमेरिका के इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हैं उस जगहों पर कॉन्सेंट्रेट करें। चाइना के जो एक्सपेंशन हो रहा है, चाइना की जो पावर बढ़ती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं चेक करें। तो उसके लिए उनको चाहिए कि उनकी जो ताकत है वो यूक्रेन में बर्बाद ना हो, यूरोप में बर्बाद ना हो, बल्कि वो ताकत उनके पास मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन सी में और इंडो पैसिफिक के रीजन में वो उनके पास मिल सके। तो ये आप देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ओवरऑल एम है वो एम वो अपना इसमें अपना कहीं ना कहीं सीधा करता हुआ देख रहे हैं। और आने वाला समय पिंकी आपको दिखाएगा कि ये ईरान के ऊपर भी आप देखिएगा कि ये हमले होने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी सर, अब यही इसी पर जिस तरीके से अनुज माथुर सर ने कहा है कि स्टार्टिंग में कहा कुछ गया था, लेकिन अब फिलहाल इंटरेस्ट जो है वो तलाशा जा रहा है। ऐसे में इस युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप काफी इंटरेस्टेड भी हैं, तो क्या बेनिफिट जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए अभी जो साउथ चाइना सी की बात जनरल साहब लाए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साउथ चाइना सी में ही तो चाइना ने अपना पूरा का पूरा आधिपत्य जमाने की कोशिश की हुई है। ताइवान को ले लो, फिलीपींस को ले लो, फिलीपींस के शिप डुबोता है, उसका फिशरी ऑक्यूपाई कर ली है, उसके आइलैंड ऑक्यूपाई कर लिए हैं। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, हर जगह पर वो ग्रसित हो रहा है। तो सारा का सारा इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में शिफ्ट हो रहा है। ये आप मान के चलिए हो रहा है, और इंडिया का इंटरेस्ट वहां है। लेट शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि भारत को यहाँ की लीडरशिप लेनी चाहिए और साउथ चाइना सी में सारी कंट्रीज को मिला के एक जैसे यूनियन ऑफ एशियन कंट्रीज की स्थापना करनी चाहिए, ताकि वो मिलके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। जापान बड़ा इंटरेस्टेड था कि वेस्टर्न पावर्स अंदर ना आए, बेसिकली उसका ये मतलब था। और सारे मिलके जो एशियन और पैसिफिक कंट्रीज हैं वो मिलके सारा अपना डेवलपमेंट करें और चाइना को कंट्रोल करें, क्योंकि जहां इन्होंने डेवलपमेंट करी चाइना और इनके ऊपर हावी होगा। और इसको करने के लिए उधर तो कोड वर्क तैयार हो रहा है, इधर ये भी डिसाइड कर लिया गया कि एक बार ये इनका संगठन हो जाएगा तो चाइना को के खिलाफ सिक्योरिटी अपरेटस तैयार हो जाएगा। ट्रंप भी यही चाहता है कि ये हो जाए, पर ट्रंप ये भी चाहता है कि इस सारे गेम में उसका बड़ा हाथ रहे। वो ये नहीं चाहता कि ये खेल इसके हाथ से निकल जाए। ट्रंप चाहता है कि साउथ चाइना सी में वो रहे, तभी चाइना कहता है कि आप इसको साउथ चाइना नेटो बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये भी बात मान लो कि सारा का सारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एक्शन जो है साउथ चाइना का सी की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर गाजा की तरफ से और इधर रुकता जाएगा, चाइना को थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी। चाइना इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो ईरान को इस तरफ दे रहा है। चाइना अपना जो एक्शन है वो साउथ चाइना सी से बिल्कुल शिफ्ट नहीं करेगा, वही है और वही कर रहा है। इस समय सबको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और अभी आप लेटली देख लीजिए, सब सारी कंट्रीज ये कह रही हैं कि हमको अपना इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में बरकरार करना है। उसके लिए इंडिया की जो पॉलिसी बन रही है, एएनसी कमांड, मलक्का स्ट्रेट में हमारा क्या एक्शन होगा,
कि किस तरीके से चाइना का ट्रेड रोका जाए, किस तरीके से ऑयल सप्लाई रोकी जाए। 80% ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड पासिस थ्रू मलाक्का स्ट्रेट, 60% ऑफ फ्यूल ऑफ चाइना पासिस थ्रू मलाक्का स्ट्रेट। तभी चाइना ऑल्टरनेट रूट बना के थ्रू थाईलैंड कैनाल सिस्टम से वो बे ऑफ बंगाल में निकाल रहा है ताकि वो मलाक्का स्ट्रेट को अवॉइड कर सके। चाइना अपना पूरा गेम खेल रहा है और अमेरिका को पता है, पर इतनी जल्दी चाइना कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि चाइना की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब सबका सांस भी फूलने लगा है चाइना के नाम बिल्कुल पर। बिल्कुल बख्शी सर, बिल्कुल जिस तरीके से आपने विस्तार से ये सब कुछ बताया है, ऐसे में जियो पॉलिटिकल संघर्ष खत्म होने की उम्मीद थी ट्रंप के आने के बाद, लेकिन यहाँ पर जो है खेल अब कुछ और ही बनता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब काफी कुछ बदलता नजर आएगा और ऐसे में संघर्ष विराम तो कहीं पर भी अब कामयाब होता जो है वो देखा भी नहीं जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया बख्शी सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माथुर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV